हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना, उसका नाम है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस तरह से ग्रुपिंग करके उनको किन किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सबसे पहले ग्रुपिंग करना और उन ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी में डिवाइड करना। मतलब हर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखना, फिर उस ग्रुप की हमें एक अलग कैटेगरी भी बनानी है। इसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे आम का पौधा हो गया या नीम का पौधा हो गया, जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं उनका हमने एक ग्रुप बनाया प्लांट्स और उसको एक कैटेगरी में रख दिया प्लांटे के अंदर, या प्लांट किंगडम जैसे बोल दिया। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, जैसे ह्यूमंस हो गए और भी जानवर हो गए जैसे हाथी घोड़ा वगैरह, इन सभी को एक ग्रुप में रखा एनिमल्स के अंदर और उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी, एनिमल किंगडम जैसे बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको एक ग्रुप में रख दिया और उनको डिवाइड कर दिया किसके अंदर? कैटेगरी के अंदर। एंड डिवाइडिंग इनटू प्रॉपर कैटेगरी के अंदर रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था, या अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। उसके पीछे कोई तर्क नहीं था कि किस ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा जाए या कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो यूजेस के आधार पे था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या फूड देता है या फाइबर देता है या मिल्क देता है, इस आधार पे क्लासिफाई कर दिया। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, ये कोई मतलब आगे पढ़ा भी नहीं जाता है कि इसको किस तरह से विभाजित किया था। इसके पीछे कोई तर्क भी नहीं था, ना कोई लॉजिक था, ऐसे ही कर दिया था। तो सबसे पहले जो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, जो लेके आए थे वो आए थे एरिस्टोटल। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एरिस्टोटल। साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ही पहली बार ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था साइंटिफिकली, कुछ तर्क देके। और कौन से उन्होंने तर्क दिए थे? उन्होंने डिवाइड किया था सभी ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी के अंदर। उन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी के अंदर। पहली कैटेगरी थी प्लांट्स की और दूसरी कैटेगरी थी एनिमल्स की। प्लांट्स के अंदर उन्होंने किस किस को रखा था? प्लांट्स के अंदर उन्होंने रखा था हर्ब्स को और श्रब्स को और ट्री, तीन चीजें रखी थी प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स के अंदर उन्होंने दो तरीके से डिवीजन किया था। वो एनिमल्स या वो जानवर जिनके अंदर आरबीसी पाई जाती है, जिनके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाई जाते हैं, आरबीसी पाई जाती है, और वो ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट आरबीसी है, जिनके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है, उस बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये आरबीसी पाई जाती है उनको उन्होंने, उन एनिमल्स को क्या बोला था? उन एनिमल्स को बोला था एनाइमा। और जिनमें ये आरबीसी नहीं पाई जाती है उन ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को बोला था उन्होंने एनाइमा बोला था। तो हमने देखा सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने की बात करी थी वो थे एरिस्टोटल। और उन्होंने जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स थे
उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, पहला प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स के अंदर उन्होंने बांटा था हर्ब्स में और श्रब्स में और ट्रीज के अंदर। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर्ब्स के अंदर उन्होंने कौन कौन से प्लांट्स रखे थे और श्रब्स के अंदर कौन कौन से प्लांट्स रखे थे और ट्री के अंदर कौन कौन से प्लांट्स रखे थे। जो हर्ब्स के अंदर उन्होंने जो प्लांट रखे थे वो पौधे जो हमेशा कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं। छोटे से लेके बड़े होने तक अपनी पूरी लाइफ साइकिल में वो हमेशा कैसे रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मिंट पुदीना होता है वो हमेशा हरा रहता है, उसकी स्टेम हमेशा हरी रहती है। और दूसरा एग्जांपल जैसे धनिया होता है, जिसे हम कोरिएंडर बोलते हैं, वो भी हमेशा हरा रहता है। और दूसरा उन्होंने जो प्लांट्स के अंदर कैटेगरी बनाई थी वो श्रब्स की बनाई थी। इसके अंदर वो प्लांट्स रखे थे जिनका स्टेम क्या होता है, कुछ समय बाद ब्राउन हो जाता है। जिनका स्टेम कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ब्राउन उनका स्टेम कैसा हो जाता है, ब्राउन स्टेम हो जाता है। पहले तो उनका स्टेम हरा रहता है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनका स्टेम ब्राउन हो जाता है, लेकिन उनका स्टेम है बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं रोज का, जैसे गुलाब का पौधा होता है, उसका स्टेम कुछ समय बाद ब्राउन कलर का हो जाता है, और लेकिन उसका जो स्टेम है ट्री की तरह बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इसको श्रब्स के अंदर रखा था। और ट्रीज के अंदर वो होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे मैंगो वगैरह के या नीम वगैरह के ये पेड़ होते हैं, वो सब ट्री होते हैं, मतलब थिक स्टेम होती है इनकी बहुत ज़्यादा। तो हमने देख लिया कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने प्लांट्स में और एनिमल्स में बांटा था। उसके अंदर हमने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को भी देख लिया, और एनिमल्स को किस तरह विभाजित किया था वो भी देख लिया। अब आगे चलते हैं हम। फिर इसके बाद एरिस्टोटल के वर्क के बाद आगे भी किंगडम सिस्टम्स आने लगे, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में बांटा जाने लगा था। फिर उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था लीनियस। और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यहाँ पे जो एरिस्टोटल थे वो ग्रुपिंग कर रहे थे, मतलब कि वो ग्रुप में बांट रहे थे प्लांट्स को। उन्होंने ग्रुप किया था हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज में, और एनिमल्स को उन्होंने विद आरबीसी वाले एनिमल्स को एक तरफ कर दिया और विदाउट आरबीसी वाले ऑर्गेनिजम्स को एक तरफ कर दिया था। लेकिन जब एरिस्टोटल के बाद जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम में बांटना स्टार्ट किया, मतलब एक किंगडम के अंदर एक तरह के ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे और दूसरे किंगडम के अंदर दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे। इसी तरीके से अब जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था लीनियस। लीनियस ने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और किस बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, उन्होंने जो सभी ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने वो डिवाइड किए थे सेल वॉल के आधार पर, मतलब कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनको एक तरफ कर दिया, और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती उनको एक तरफ कर दिया था। तो सभी ऑर्गेनिजम्स थे वो डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के आधार पर सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड किया था। तो उन्होंने वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनका एक अलग किंगडम बना दिया, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी उनका अलग किंगडम बना दिया था। तो यहाँ से 2 किंगडम निकल के आए थे, तभी तो इसका नाम क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो वो 2 किंगडम कौन कौन से थे जो लीनियस ने दिए थे, उनमें जो पहला किंगडम था ऑल ऑर्गेनिजम्स को बांटा था उन्होंने 2 किंगडम में। जो सभी ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने 2 किंगडम्स में बांटा था। जो पहले थे वो प्लांटे,
प्लांटे बोला था, और दूसरा जो किंगडम दिया था वो दिया था एनिमेलिया का। दूसरा किंगडम किसका दिया था? वो दिया था एनिमेलिया का। और जो प्लांटे के अंदर प्लांट उन्होंने बेसिस क्या दिया था, मैंने आपको बताया। इन्होंने जो बेसिस दिया था वो किस आधार पर था? ये बेस्ड ऑन सेल वॉल। बेस्ड ऑन सेल वॉल, सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट है, उस आधार पे इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। तो प्लांटे के अंदर हम क्या देखते हैं? प्लांटे के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांटी जो किंगडम था उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। और जो एनिमेलिया है, जो एनिमेलिया जो किंगडम है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते थे उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती थी। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट इनके अंदर जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट होती थी, और एनिमेलिया किंगडम के अंदर आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती थी। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन सभी को किसके अंदर रख दिया था? उन सभी को प्लांटे किंगडम के अंदर रख दिया था। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम पे जिनको प्लांटे के अंदर रखा गया था? तो सबसे पहले एल्गी था, इसको भी प्लांटे के अंदर रखा गया था, सेल वॉल होती है इसमें। और ब्रायोफाइट्स थे, इनको रखा गया प्लांटे के अंदर। और टेरिडोफाइट्स थे, इनको भी रखा गया था। ये अभी जो नाम है एल्गी, ब्रायोफाइट्स और ये टेरिडोफाइट्स, ये आपको बस ऐसे ही सुन लेने हैं, आगे पूरा समझ में आ जाएगा। आगे के चैप्टर में इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स क्या होता है या टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, या एल्गी का पूरा एक सेक्शन है सेकंड चैप्टर के अंदर, उन सबको पढ़ेंगे। पहले याद कर लेते हैं कि प्लांटे के अंदर थे कौन कौन सी चीजें। एल्गी थी और ब्रायोफाइट्स थे और टेरिडोफाइट्स थे और जिम्नोस्पर्म्स थे। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स थे। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि जी ब्रायोफाइट्स क्या होती है, टेरिडोफाइट्स क्या होती है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। तो अभी बस नाम याद कर लो कि एल्गी थे इसके अंदर, और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स थे। जितने भी ये यहाँ पे एल्गी दिखा रहा है या ब्रायोफाइट्स है, तो इनके अंदर सेल वॉल सभी के अंदर प्रेजेंट थी। और दूसरे उस टाइम समय पे जो बैक्टीरिया होते थे उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। तो लिनियस ने उन बैक्टीरिया को भी किसके अंदर रख दिया? प्लांटी के अंदर रख दिया। और जो फंजाई होता है उसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो सेल वॉल किसकी बनी होती है आपको पता होगा शायद, वो बनी होती है काइटिन की। इस वजह से फंजाई को भी प्लांटे के अंदर रख दिया था। और जो कुछ और ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम पे, जैसे डाई एटम्स जिसे बोलते हैं, अभी बस नाम याद कर लो। और दूसरा जैसे डाइनोफ्लैगेलेट्स, ये तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, आपको तो समझ में आ जाएगा, बस नाम याद करने हैं आपको। डाई एटम्स और डाइनोफ्लैगेलेट्स, इन दोनों के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इन दोनों के अंदर भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे डाई एटम होता है, इसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, वो सिलिका की बनी होती है। डाइनोफ्लैगेलेट होता है, इसके अंदर कोई जैसे ट्रू सेल वॉल तो नहीं प्रेजेंट होती, ट्रू सेल वॉल नहीं होती है, बट लेकिन एक कवर सा प्रेजेंट होता है। एक कवर मान सकते हैं जो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वो किसका होता है? वो बना होता है सेल्यूलोज का। तो हम यहाँ कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई कवरिंग प्रेजेंट है जिसे सेल वॉल बोला जाता था, तो उसे उन ऑर्गेनिजम्स को फिर प्लांटे के अंदर रख दिया। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को लिनियस ने कहाँ रख दिया था? प्लांटे किंगडम के अंदर रख दिया था। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, उन सभी को कहाँ रख दिया? उन सभी को एनिमेलिया किंगडम्स के अंदर रख दिया था। इसमें आ जाते हैं जैसे स्पॉन्ज आ जाते हैं और मछलियाँ वगैरह, फिश, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं केवल। और मैमल्स आ जाएंगे सभी, जैसे बर्ड्स आ जाएंगे और इंसेक्ट आ जाएंगे।
मैमल्स में ह्यूमंस वगैरह आ जाते हैं। और जैसे उस टाइम पे जो अमीबा था, अमीबा में भी वैसे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसी वजह से लिनियस ने किस में रख दिया, एनिमिलिया में रख दिया। और जो पैरामीशियम होता है इसके भी बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसको भी किस में रख दिया, एनिमिलिया के अंदर रख दिया था। पैरामीशियम। तो मैं आपको अब पूरा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा कि जो पहला जो साइंटिफिक, जो सबसे पहले हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि आपको जो ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे उनकी ग्रुपिंग करना, मतलब उनको एक साथ लेके आना है। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस वगैरह हो गए, हॉर्स हो गया, बफेलो हो गई, गॉट हो गई, रैबिट हो गई, ये सभी को एक साथ लेके आए हम। और फिर हमने इनको एक अलग कैटेगरी का नाम दिया जिसे हम एनिमल्स बोलते हैं। जैसे ही ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर हमने तुलसी का पौधा देखा, पुदीना देखा, धनिया वगैरह, और मैंगो ट्री, नीम ट्री, वो सभी ट्री देखे हमने, उनका एक समूह बनाया पूरा, और उसको एक नई कैटेगरी डिसाइड की जिसे हम प्लांटे बोलते हैं, उसी को हम प्लांट किंगडम से बोलते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, और साइंटिफिकली डिवाइड किया था, मतलब कुछ लॉजिक दिया था डिवाइड करने का, तो वो थे एरिस्टोटल। उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जिसमें हर्ब्स, श्रब्स और ट्री थे, और एनिमल्स में विद आरबीसी वाले और विदाउट आरबीसी वाले थे। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसके बाद आता है, अरिस्टोटल के बाद में, जो लीनियस ने दिया था, और इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड करा गया था सेल वॉल के आधार पर। जो सभी ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड किया गया सेल वॉल के आधार पर। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, चाहे वो प्लांट हो, एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, डाइएटम्स या डाइनोफ्लैजिलेट्स, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांटे के अंदर रख दिया। और वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया किंगडम्स के अंदर रखा था, जिसमें फिश और मैमल्स आ जाते हैं, सभी बर्ड्स, इंसेक्ट, और उस टाइम पे जो अमीबा और पैरामीशियम को भी एनिमेलिया के अंदर रख दिया था। तो हम अब देख लेते हैं कि जो ड्रॉबैक्स क्या रहे इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, मतलब क्या कमियां रही या क्या गलतियां थी इस क्लासिफिकेशन की, तो वो देखते हैं। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी, इसके अंदर क्या क्या गलतियां थी उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली गलती तो यही थी कि उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया था। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, इनको सभी को एक साथ रख दिया था। पहला क्या था, प्रोकैरियोटिक केप्ट विद यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को किसके साथ रख दिया था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया था। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया था, उसको रख दिया था किसके साथ में, एंजियोस्पर्म्स के साथ में, मतलब प्लांट्स के साथ में या फंजाई के साथ में, ये भी यूकैरियोटिक होता है। और दूसरी चीज उन्होंने करी थी, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो उन्होंने दूसरा जो ब्लंडर कर दिया वो ये कर दिया कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ कर दिया उन्होंने जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे, ऑटोट्रॉफिक केप्ट विद हेट्रोट्रॉफिक। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं और उनको हेट्रोट्रॉफिक के साथ रख दिया था फंजाई के साथ में। और तीसरी चीज उन्होंने की थी वो ये कर दी थी कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे अमीबा हो गया, वो
एक सेल होता है उसके अंदर, वही अपने आप में पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको रख दिया था किसके साथ में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ में। तो ये यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनको रख दिया किसके साथ में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ में। जैसे कि यूनिसेलुलर में अमीबा आ जाएगा और मल्टी सेल्यूलर वगैरह में ये एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे, उनको एक साथ रख दिया। और चौथी चीज उन्होंने ये कर दी कि लेस डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि जिन जिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनके ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं हुए थे उनको मोर डिफ्रेंशिएटेड, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स वो ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे, उनके साथ रख दिया था। जैसे लेस डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है, लेस डिफ्रेंशिएटेड लेस डिफ्रेंशिएटेड का मतलब यहाँ पे जैसे होगा कि एल्गी होती है, एल्गी के अंदर ना कोई रूट मिलेगा आपको, ना लीफ मिलेगी, ना स्टेम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलता, ना रूट ना लीफ ना स्टेम, ऐसा कुछ नहीं मिलता। और फंक्शन भी स्पेसिफिक नहीं होता कि कौन क्या फंक्शन करेगा। मगर जब डिफ्रेंशिएटेड की बात करते हैं तो वहाँ पे आप उन प्लांट्स के अंदर क्या आपको ट्रू रूट्स भी मिल जाएगी, अलग से देखने को मिल जाएगी, स्टेम भी पता चल जाएगा आपको देख के कि ये स्टेम है, और लीव्स भी पता चल जाएगी कि लीव्स है। इसलिए उन्होंने लेस डिफ्रेंशिएटेड को किसके साथ रख दिया था, मोर डिफ्रेंशिएटेड के साथ रख दिया, मोर डिफ्रेंशिएटेड के साथ रख दिया। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसे देख के हम पता कर पाए इसके पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को, कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको डिफ्रेंशिएटेड बोलते हैं। अगर वो नहीं पता कर पा रहे हैं तो उसे लेस डिफ्रेंशिएटेड बोलेंगे, अगर पता कर पा रहे हैं तो उसे मोर डिफ्रेंशिएटेड बोलेंगे। जैसे एल्गी के अंदर कोई हम रूट्स नहीं देख पाते हैं, होती नहीं उसके अंदर रूट्स या स्टेम या लीव्स वगैरह कुछ नहीं होता, इसीलिए उसे लेस डिफ्रेंशिएटेड बोलते हैं। और मोर डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि उसके पार्ट्स को हम देख के ही पता कर लेंगे कि ये हाँ स्टेम है, ये रूट्स है, और ये क्या है, लीव्स है। तो लेस डिफ्रेंशिएटेड के अंदर कौन था, इसके अंदर एल्गी थे और ब्रायोफाइट्स थे जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे। और मोर डिफ्रेंशिएटेड के अंदर वो सभी एंजियोस्पर्म्स थे जो डेवलप हो गए थे, जो आज की जैसे मैंगो ट्री और नीम नीम का जो पेड़ वगैरह है वो सभी क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। इनमें हम देख के पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें रूट्स है और क्या स्टेम है और कैसे इनका फंक्शन होता है। अब उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और साइंटिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नेम था अर्नेस्ट हैकल। साइंटिस्ट का नेम क्या था, अर्नेस्ट हैकल था, और उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ये दिया गया था। और दो किंगडम्स तो हमने पढ़े, पहले कौन कौन से पढ़ लिए जो दिए थे, प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया। ये तो लीनियस नहीं दिए थे, प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया। ये दो किंगडम तो लीनियस नहीं दे दिए थे। जो तीसरा जोड़ा इन्होंने वो जोड़ा था प्रोटिस्टा। क्या जोड़ा था इसके अंदर, प्रोटिस्टा जोड़ा था। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे थे उन्होंने, प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एनिमेलिया किंगडम के अंदर प्रेजेंट थे उनको निकाला और प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो प्लांटे किंगडम के अंदर प्रेजेंट थे वहां से उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया। जैसे फंजाई और बैक्टीरिया थे, इनको प्लांटे से निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया था। और जो अमीबा और पैरामीशियम थे जो पहले कहाँ प्रेजेंट थे, एनिमल किंगडम में ही तो प्रेजेंट थे, इसको निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया था। तो देखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर पहला फंजाई और बैक्टीरिया और कौन, डाई एटम।
और डाइनोफ्लैजिलेट्स ये सभी पहले कहाँ प्रेजेंट थे, प्लांटे किंगडम के अंदर प्रेजेंट थे, और इन सभी को निकाल के कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था। इसी तरीके से एनिमेलिया में से कुछ ऑर्गेनिजम्स को निकाला और प्रोटिस्टा जो नया किंगडम बनाया था उसके अंदर रख दिया था, अमीबा और पैरामीशियम। ये एनिमल किंगडम से निकाल के कहाँ रख दिए थे, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए थे। अब आगे जो फोर्थ किंगडम जो क्लासिफिकेशन आता है उसको पढ़ते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, उसके बाद हम जो अगला किंगडम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उसका नाम क्या है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कोपलैंड थे। इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो तीन किंगडम थे वो तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि प्लांटे, और जो दूसरा किंगडम था वो एनिमिलिया, और जो तीसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब ये चौथा किंगडम जो इंट्रोड्यूस किया गया था कोपलैंड के द्वारा, उसका नाम था मोनेरा। उसका नाम था क्या, मोनेरा। मोनेरा किंगडम एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करा गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कोपलैंड के द्वारा। इसके अंदर मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे वो थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे मोनेरा के अंदर। इसमें आते थे बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, और दूसरा इसके अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया आते थे, और इसमें आर्की बैक्टीरिया भी आते थे। आर्की बैक्टीरिया भी आते थे। अब एनसीईआरटी की एक लाइन है जो मैं आपको समझा देता हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि शुरू से ही जब से दो किंगडम का क्लासिफिकेशन आया था तब से ही जो प्लांटेई और एनिमेलिया है, ये दो किंगडम तो सेम रहे, आगे तक ये सेम रहेंगे, फाइव किंगडम तक और सिक्स्थ किंगडम तक ये आगे भी सेम रहेंगे और अभी भी सेम है। तो ये प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम थे वो तो हमेशा ही फिक्स रहे, सेम रहे, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो बदलते रहे। मतलब कि अगर प्लांटी के अंदर पहले फंजाई रखा गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, आगे जाके वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वो फंजाई हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया, वो प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ऐसे ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमिलिया किंगडम के अंदर अमीबा और पैरामीशियम को रखा गया था। फिर आगे चल के वो अमीबा और पैरामीशियम को हटा के एक नए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। यही कह रही है एनसीईआरटी, वो कह रही है कि प्लांटे और एनिमिलिया जो किंगडम थे वो तो हमेशा फिक्स रहे, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो हमेशा कैसे होते रहे, चेंज होते रहे। तो लिख लेते हैं जो लिखा है एनसीईआरटी में। वो लिखा है, वो कहती है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम के नेम में। नो चेंज इन नेम ऑफ प्लांटे एंड एनिमेलिया और जो प्लांटे किंगडम था इनके नाम में तो कोई चेंज नहीं आया। बट वो आगे कहती है कि लेकिन जो हमारी अवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो हमारी समझ है प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम को लेकर वो हमेशा कैसी रही, बदलती रही। पहले हमें लगता था कि प्लांटे के अंदर फंजाई है, फिर आगे जाके पता चला कि फंजाई तो प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए अर्नेस्ट हैकल ने। फिर उसके बाद और पता चलेगा कि फंजाई का तो नया ही किंगडम बना दिया। और इसी प्रकार से जैसे एनिमेलिया को लेकर जो हमारी पहले समझ थी कि हमने क्या सेल वॉल के आधार पर हमने कहा था कि जिसमें सेल वॉल नहीं होगी वो सभी ऑर्गेनिजम्स एनिमेलिया के अंदर रख देंगे। इसी वजह से हमने अमीबा और पैरामीशियम को एनिमेलिया के अंदर रख दिया, लेकिन आगे जाके
अर्नेस्ट हैकल ने अमीबा और पैरामीशियम को निकाल के फिर से किस में रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। इसीलिए वो कह रही है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इन ग्रुप्स को लेके वो हमेशा बदलती रही है। अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, दीज ग्रुप्स, अवर अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग, अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा, इनटू दीज किंगडम्स, इन किंगडम के अंदर, गेट चेंज, वो हमेशा कैसी रही है, चेंज होती रही है। लिखा है नो चेंज इन नेम ऑफ प्लांटे एंड एनिमिलिया, जो प्लांटे और एनिमिलिया किंगडम था उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो हमारी समझ थी इन किंगडम्स को लेके, इनके अंदर जो ग्रुप्स थे ऑर्गेनिजम्स के, उनको लेके वो हमेशा कैसी रही, बदलती रही। वो आपको एग्जांपल से भी मैंने बताया कैसे, प्लांटे में फंजाई का दिया था और एनिमिलिया में अमीबा और पैरामीशियम का। अब आगे चलते हैं। अब नया जो क्लासिफिकेशन दिया था, जो आज भी माना जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही क्लासिफिकेशन है, वो हम अपनी बुक में पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, इसी को पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ये दिया था साइंटिस्ट ने R.H. विटेकर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 के अंदर। और तो हम ये जानते हैं कि इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसका बेसिस क्या था, किस आधार पे उन्होंने किंगडम्स को बनाया था, जिन्हें हम आज पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और उसी को हम मानते भी हैं। तो बेसिस क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था, इसमें पहली चीज़ आती है सेल का स्ट्रक्चर। उन्होंने जो सेल का स्ट्रक्चर था उसको बेस बनाया था। कैसे बेस बनाया था वो देखो, उन्होंने कहा कि सेल का स्ट्रक्चर अगर प्रोकैरियोटिक है, अगर प्रोकैरियोट सेल है या यूकैरियोट सेल है, उसके आधार पर, अगर प्रोकैरियोट सेल वाला होगा तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट वाला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इसके आधार पर उन्होंने इनकी ग्रुपिंग करके अलग अलग किंगडम्स में प्लेस कर दिया। और दूसरा उन्होंने जो बेसिस लिया वो था बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस प्रकार से संगठित है, मतलब कि अगर वो यूनिसेल्युलर है, मतलब एक सेल ही अपने आप में पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेल्युलर एक सेल वाली बॉडी है। अगर बहुत सारे सेल मिलके उस ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेल्युलर है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर यूनी सेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। और जो तीसरी चीज़ है वो है न्यूट्रिशन, उन्होंने लिया था बेस। तीसरा क्या लिया था, न्यूट्रिशन, कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना किस प्रकार से लेते हैं या बनाते हैं, उसको उन्होंने बेस लिया था न्यूट्रिशन का। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना लेता है तो ऑटोट्रॉफिक, इस आधार पे उन्होंने बांट दिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में खुद नहीं बना पाता, दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, इस आधार पे उन्होंने देखा। और चौथी चीज़ ली थी उन्होंने, वो ली थी रिप्रोडक्शन के आधार पे, कि कोई ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अपनी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाता है, सेक्सुअली या स्पोर्स के द्वारा या किसी भी और मेथड से, बडिंग वगैरह से या फ्रेगमेंटेशन से, वो सब देखेंगे आगे। उसके आधार पे उन्होंने रिप्रोडक्शन के आधार पे इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा था सभी ऑर्गेनिजम्स को। और पांचवा था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से या किस
जीव से इवॉल्व हुआ है उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जैसे कि ब्रायोफाइट ही आगे चल के टेरिडोफाइट बने, या वही टेरिडोफाइट आगे जाके जिम्नोस्पर्म बने, और वही एंजियोस्पर्म बने प्लांट्स, और वो इसी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बोलते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ से, उनके जो वो पूर्वज हैं वो कौन रहे हैं, चिंपांजी वगैरह रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बोलते हैं। मतलब हमारे जो कैरेक्टर हैं वो किस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उसी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बोला जाता है, जीन्स के आधार पर। मतलब जेनेटिक लेवल पे ये चीज़ हम देखते हैं। 5 चीज़ें उन्होंने ली थी। पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे एवॉल्व हुआ है इसको लेकर के। तो किंगडम्स देख लेते हैं कौन कौन से। पहले तो था ही कौन सा, प्लांटे, ये तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम से ही। और दूसरा एग्जिस्ट करता था वो था एनिमेलिया, और जो तीसरा अर्नेस्ट हैकल ने दे दिया था वो था प्रोटिस्टा, और चौथा आया था मोनेरा। और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया था नया किंगडम आर.एच. विटेकर के द्वारा, वो था फंजाई। एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया था फंजाई। प्लांटे और एनिमेलिया तो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन से ही, जब प्रोटिस्टा आया तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, और ये मोनेरा आया तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फंजाई के आने के बाद ये पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। जो प्लांटे थे इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर सभी प्लांट्स आ जाते थे। प्लांट्स आ जाते थे जो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और इसमें एल्गी आ जाते थे, कुछ एल्गी आते हैं प्लांटे के अंदर, कुछ एल्गी भी आ जाते हैं। जैसे कि इस पायरोगायरा, वैसे एल्गी अगर यूनिसेलुलर एल्गी होगी तो प्रोटिस्टा के अंदर चली जाएगी। अगर मल्टी सेलुलर एल्गी है, जैसे कि स्पायरोगायरा है एक मल्टी सेल्यूलर एल्गी है, स्पायरोगायरा कैसी है, मल्टी सेल्यूलर एल्गी है, तो वो प्लांटे के अंदर रखी गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। और सभी प्लांट्स जो मल्टी सेल्यूलर हैं वो प्लांटे किंगडम के अंदर रखे गए हैं। एक बात ध्यान रखनी है, क्या एल्गी है वो भी कौन सी एल्गी, स्पायरोगायरा, क्यों रखी गई है, क्योंकि वो मल्टी सेल्यूलर है, इस वजह से उसे प्लांटे किंगडम के अंदर रख दिया गया है। और जो दूसरा है वो है एनिमेलिया, इसके अंदर सभी एनिमल्स आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सभी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आ जाते हैं। इसके अंदर सभी मल्टी सेलुलर प्लांट्स आ रहे थे प्लांटे के अंदर, लेकिन हमने एक एल्गी स्पायरोगायरा को भी प्लांटे के अंदर रखा। क्यों रखा, क्योंकि वो मल्टी सेल्यूलर है। इसी प्रकार एनिमेलिया के अंदर सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं। और तीसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और जो कैसी है उनकी सेल, वो यूकैरियोट सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। एक सेल है वो अपने आप में ही क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स है, और वो सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है, इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। और जो मोनेरा है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इनको कहाँ रखा गया, मोनेरा के अंदर रखा गया था, इसमें बैक्टीरिया वगैरह थे। और जो फंजाई थी वो अलग नया किंगडम बन गया, इसके अंदर थे यूकैरियोटिक लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर थे, फंजाई के अंदर। एक चीज़, दूसरा एक मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो एल्गी है स्पायरोगायरा, ये मल्टी सेलुलर एल्गी है, इस वजह से इसको मैंने प्लांटे के अंदर रख दिया था। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से एक एल्गी है, दो एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास है और दूसरी है क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और दूसरी है एक एल्गी क्लोरेला। ये जो एल्गी है ये ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। और ये कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी है। ये दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है। ये कैसी एल्गी है? ये है ये दोनों एल्गी हैं वो हैं यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक एल्गी। यूकैरियोटिक एल्गी हैं, इस वजह से इनको कहाँ रखा गया है? तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ रखा है? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। इसी वजह से ये क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला है, ग्रीन एल्गी है, लेकिन है कैसी? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। इसी वजह से इनको हमने कहाँ रखा है? इसी वजह से हमने इनको रखा है प्रोटिस्टा के अंदर। इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर। मल्टी सेलुलर एल्गी कहाँ रखेंगे? वो रखी हैं प्लांटे के अंदर, जैसे स्पाइरोगायरा। और लेकिन जो यूनिसेलुलर एल्गी है क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला, उसे रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर। यही था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने पूरा पढ़ लिया। पहला हमने सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 4th, फिर 5th किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा पोर्शन भी ख़त्म हो गया। अब हम इसके बाद एनसीईआरटी को देख लेते हैं। इसके बाद हम जो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं कि हमें समझ आ रही है कि नहीं जो हमने अभी तक पढ़ा है वो। देखो, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए सिविलाइजेशन मतलब जब से लोगों ने बसना स्टार्ट किया तभी से ही कोशिशें होती रहीं कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे विभाजित किया जाए या क्लासीफाई किया जाए। तो मैंने बताया था पहला जो अनसाइंटिफिक था, जिसका कोई बेसिस नहीं था, साइंटिफिक बेसिस नहीं था, उसके आधार पर लोगों ने बांट दिया था ऑर्गेनिजम्स को। किसके आधार पर? नीड के आधार पर, कि ऑर्गेनिजम्स की नीड कैसी है उसके आधार पर बांट दिया था, फूड को लेके, शेल्टर को लेके या क्लॉथिंग को लेके। लेकिन इसमें कोई क्राइटेरिया, साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया गया था। तो एरिस्टोटल थे, वो पहले साइंटिस्ट थे और पहली बार वो कोशिश करते हैं साइंटिफिक बेसिस का यूज़ करने की और क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे उनका यूज़ किया था क्लासीफाई करने के लिए प्लांट्स को। हमने बताया था कैसे उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज़ में बांटा था, श्रब्स में और हर्ब्स में बांटा था। और इसी प्रकार से उन्होंने एनिमल्स थे उनको डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स के अंदर, कौन कौन से? जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और दूसरे के पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, वो दिया था किसने? लीनियस ने। साइंटिस्ट का नाम लीनियस था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। वो 2 किंगडम थे, कौन कौन से थे? प्लांटे था और एनिमेलिया था। और इसके अंदर प्लांटे के अंदर प्लांट्स को रखा गया और एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को रखा गया। और हमने ड्रॉबैक्स में पढ़ा था कि ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, कोई डिफरेंस नहीं बता पा रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में। दोनों को एक साथ रख दिया इसने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे ग्रीन एल्गी और जैसे फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, उनको भी एक साथ रख दिया इन्होंने। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे वो छूट गए थे इसके अंदर। प्लांटे और एनिमिलिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे वो आ ही नहीं रहे थे। इसी वजह से ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था लंबे समय तक, ये कैसा रहा? अपर्याप्त रहा। इसके बाद कौन सा? बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड। इसके बाद क्या है? मॉर्फोलॉजिकल जो नीड थी वो देखी गई, मतलब कि बाहरी जो कैरेक्टर्स के आधार पर, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर क्या है, सेल वॉल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, या रिप्रोडक्शन कैसे करता है, या रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसी है, इनको आधार मान के आगे के किंगडम्स दिए गए थे।
जैसे कि वो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था किसके आधार पर, नेचर ऑफ बॉल के आधार पर। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस माना था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आर एच विटेकर ने अपना बेसिस माना था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए। अब देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए समय के साथ, फिर भी जो प्लांट्स थे और एनिमल किंगडम्स थे वो कांस्टेंट रहे अंडर ऑल अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। द अंडरस्टैंडिंग है व्हाट ग्रुप्स या ऑर्गेनिजम्स वी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंज। मतलब कि प्लांटे और एनिमल किंगडम्स तो ये हमेशा कांस्टेंट रहे, लेकिन इसके अंदर कौन से ग्रुप्स आएंगे या कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो हमेशा कैसे रहे, चेंज होते रहे। और उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या थी वो भी चेंज होती रही। कभी प्लांटे से हमने फंजाई को अलग कर दिया तो वहाँ संख्या कम हो गई ऑर्गेनिजम्स की, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इसमें फंजाई भी इंक्लूडेड था टू किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंदर। तो हमने फंजाई को हटा दिया तो उनकी संख्या कैसी हो गई, कम हो गई, घट गई ना, चेंज हो गया ना उसका नंबर, और नेचर भी चेंज हुआ किंगडम्स का। और ये पढ़ा गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा समय के साथ। अब देखो, आर एच विटेकर आए 1969 के अंदर और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यह किंगडम डिफाइन किया गया उनके द्वारा, नेम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमिलिया। जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो इंक्लूड किया गया था सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स थी। ये हमने पढ़ लिया। अब ये टेबल देख लो। सेल का टाइप, अगर प्रोकैरियोटिक है, सेल प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा के अंदर रखा गया है। अगर सेल यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा के अंदर है, यूकैरियोटिक फंजाई के अंदर है। और यूकैरियोटिक सेल कहाँ है, प्लांटे के अंदर। यूकैरियोटिक सेल कहाँ है, एनिमिलिया के अंदर। केवल प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ मिलेंगी, मोनेरा के अंदर, और बाकी सभी में कौन सी सेल मिलेंगी, यूकैरियोटिक सेल मिलेंगी। सेल वॉल होगी वो मोनेरा में प्रेजेंट होगी। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जो आर एच विटेकर ने दिए थी। सेल वॉल है, अगर मोनेरा के अंदर देखें तो सेल वॉल सेल्यूलोज की प्रेजेंट नहीं होती है, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड्स मिलके सेल वॉल बनाते हैं मोनेरा के अंदर। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वही सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल सभी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ में प्रेजेंट होती है। जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी, केवल सेल्यूलोज का कवर प्रेजेंट था। लेकिन डाइएटम के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, किसकी बनी थी, सिलिका की बनी थी, हमने देखा था। और फंजाई के अंदर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांटे के अंदर सेल्यूलोज की होती है, एनिमिलिया में कोई सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, एब्सेंट होगी, तभी तो वो प्रोकैरियोटिक है। और दूसरी चीज़ प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, फंजाई में भी प्रेजेंट और सभी में प्रेजेंट, क्योंकि वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इस प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इन सभी के अंदर कैसी सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसी वजह से यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होगा, मतलब एक सेल होगा वही अपने आप में कैसा होगा, पूरा ऑर्गेनिजम्स होगा। प्रोटिस्टा सेल्यूलर होगा, मतलब यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं यहाँ, सेल्यूलर मतलब यूनिसेलुलर। फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा या लूज टिश्यूज, मतलब कि कुछ सेल्स आके एक ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। प्लांटे के अंदर टिश्यूज होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लीफ वगैरह हो गया। और टिश्यूज जैसे पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये टिश्यूज हो गए इसके अंदर। जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू ऐसे। और एनिमिलिया किंगडम्स के अंदर टिश्यू भी होंगे, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। और जैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, लीवर, हार्ट वगैरह जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है। और ऑर्गन सिस्टम पूरा प्रेजेंट होगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं ना वही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद ही खाना बनाता है। इसको हम आगे वाली लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ये सभी पूरा पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक ये पूरा पढ़ेंगे। अभी ये देख लेते हैं केवल ऑटोट्रॉफिक और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस से बना सकता है खाना, या हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। फंजाई हेटरोट्रॉफिक होगा
और प्लांटे ऑटोट्रॉफिक होगा, एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक होगा। ये वाली पोर्शन है होलोजोइक, ये फोटोसिंथेटिक, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाले मतलब सेक्शन में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम करके दिया गया है इसको। ये क्या था, यस यही देख लेते हैं। ये 6 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन, उसमें डोमेन करके बात करी गई, 3 डोमेन। तो 3 डोमेन, इसी को ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था, जैसे यहाँ पे जो मोनेरा है, मोनेरा पहला किंगडम, उसके बाद एनिमेलिया, उसके बाद प्लांटे, प्लांटे के बाद फंजाई, चौथा पांचवा मतलब प्रोटिस्टा। अब ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अंदर था, ये मोनेरा था, इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने। ये जो मोनेरा था इसको डिवाइड कर दिया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। मोनेरा जो किंगडम था उसको डिवाइड कर दिया आर्किया में और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते थे जिन्हें प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता था, मतलब कि वो हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर रह सकते थे, जैसे कि हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस में भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे, या बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते थे, इन्हीं को आर्की बैक्टीरिया बोला। जैसे कि हेलोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया के, हेलोफाइल्स बोलते हैं। ये हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्ट हैबिटाट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे ही मिथेनोजेंस होते हैं या और मिथेनोजेंस मतलब वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मार्सी एरियाज़ में जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया उन्हें बोला जाता है मिथेनोजेंस। और जो रूमिनेंट होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, उनकी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं ये। और यू बैक्टीरिया के अंदर ये नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इसके अंदर यू कोलाई आ गया। और एनिमिलिया और प्लांटे ये सभी तो प्रोटिस्टा ही थे। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ नया किंगडम बना दिया, आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा एनिमिलिया, चौथा प्लांटे, पांचवा फंजाई और छठा प्रोटिस्टा। तो डोमेन क्यों बोला, तो डोमेन इसलिए बोला क्योंकि इसी को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही बोला जाता है कि 3 डोमेन में बांटा गया है। लाइफ को किस में बांटा गया है, 3 डोमेन के अंदर बांटा गया है। जो लाइफ है उसको 3 डोमेन के अंदर बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोट, दूसरी कैटेगरी बना दी थी आर्की, और तीसरा यूकेरिया की। यूकेरिया के अंदर सभी आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। यूकेरिया के अंदर आ जाते हैं प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांटे और एनिमिलिया। 4 किंगडम ये हो गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया।
और आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरिया बोला जाता है इसे, प्रोकैरिया। इसके अंदर यू बैक्टीरिया आ गए, यू बैक्टीरिया। पहला डोमेन प्रोकैरिया, आर्किया और यूकैरिया, 3 डोमेन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रोकैरिया के अंदर यू बैक्टीरिया, आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर ये 4 किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमीलिया। इसी वजह से इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, 3 डोमेन, मतलब लाइफ को 3 डोमेन में बांटा गया है। ये कार्ल बुश ने दिया था ये। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो चैप्टर के पार्ट्स हम होने रखूँ, हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।